डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर नमूनिया। इसके लिए कुछ मैंने नोट सेट किए, साथ साथ उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिएगा किस तरह हमने उसको याद करना है और कौन कौन से पॉइंट्स का एग्ज़ाम्स के अंदर अटैम्प्ट करते हुए क्वेश्चन के साथ उनका होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज़ नमूनिया, उससे मैंने ये नोट किया, नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। सिंपली हम कह देते हैं नमूनिया है। उसके साथ ही बाद दफ़ा ये पूछ लिया जाता है आपसे डबल नमूनिया। इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल इन्फेक्शन या डबल नमूनिया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम नाम क्या दे देते हैं, डबल नमूनिया। अब हम इसका कॉजेटिव एजेंट देखते हैं या इसका हम ये देखते हैं कि इसका काज क्या होता है। कॉजेटिव एजेंट के अंदर बैक्टीरियम आ जाता है जिसका नेम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, या हम इसे न्यूमोनाई पढ़ते हैं। कोकस से मुराद क्या होती है, कोकस हम लेते हैं कुछ बैक्टीरिया जो है वो राउंड शेप होते हैं। कोकस मीन राउंड शेप बैक्टीरिया। कुछ इस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा सम वायरल इन्फेक्शंस जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है और नमूनिया का बाइस बनता है। इसके साथ ही नंबर 3 जो कॉजेटिव एजेंट है वो फंजाई, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कह देते हैं। तो ये हमारे काजिज हो गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे लंग्स के किस हिस्से के ऊपर ये अटैक करते हैं, लोकेशन ऑफ अटैक, काजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो जाते हैं एल्व्यूलाई के अंदर। एल्व्यूलाई हमने पढ़े थे कि एल्व्यूलाई जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होते हैं जिनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर यहाँ इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरिया जब वहाँ पर रिजाइड करते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे वाइट ब्लड सेल उनके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के दौरान जो है वो मरते हैं, जिसकी वजह से पस बनती है। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। और उसके साथ साथ फ्लूइड भी प्रोड्यूस होता है। अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुश्किल हो जाती है। उसको अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम लेते हैं तो ये हमने देखा था कि एल्वुलर डक्ट होती है, जिसमें ये अंगूर के दानों की तरह के सैक्स मौजूद हैं जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई ब्लड कैपिलरीज के साथ लिपटे हुए होते हैं और इन एल्वुलाई के ऊपर से बड़ी आसानी के साथ गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अब जिस वक्त जो है यहाँ पर इन एल्वुलाई के अंदर बैक्टीरिया आकर बैठ जाते हैं, रिजाइड करते हैं, तो वहाँ पर इनके अंदर पस भर जाती है। अब उसके अंदर जब पस भर जाती है तो उससे डिफिकल्टी क्या होती है, ब्रीथिंग के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो मुश्किल हो जाती है। उस गैसेस एक्सचेंज के मुश्किल होने की वजह से ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये इसके अंदर पस भर जाती है, जबकि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एल्व्यूलाई। अब इसके हम सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में सर्दी लगती है, हाई फीवर, बुखार ज़्यादा हो जाता है, शीवरिंग, कफ कपाहट होती है, कफ विद स्पूटम, स्पूटम कहते हैं बलगम को, जैसे खांसी आती है उसके साथ बलगम भी रिलीज होती है। उसके फ़ौरन बाद दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, छोटे छोटे सांस आते हैं, यानी नॉर्मल तौर पर हम सांस नहीं ले पाते। पेशेंट स्किन कलर बिकम डस्की या पर्पलिश, नीला सा पड़ जाता है, मध्यम सा हो जाता है, फीका सा हो जाता है। दिस इज ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन। वजह क्या बनती है कि यहाँ पर चूंकि गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर तो नॉर्मल हो रही होती है, पस बनने के बाद वो नॉर्मल ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्या आता है, स्किन कलर का। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं या एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करके बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पढ़ते हुए हमने एक लफ्ज़ स्टार्ट में देखा था, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या मुराद लेते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे और डिजीज काज करे, हम उसको इन्फेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
इसमें मैंने बुक के मुताबिक मैंने फॉलो किया, मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए कि व्हाट इज नमोनिया, फिर उसके बाद कॉजेटिव एजेंट, लोकेशन ऑफ अटैक और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है हमारे एल्वेओलाई के अंदर, और फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो है एस्थमा। एस्थमा आम हम जुबान में उसे दमा कहते हैं। अब दमा का लफ्जी मतलब पर अगर हम जाएं तो उसमें जो है दम घुटने से मुराद होती है, यानी हमारी जो सांस की नालियां वो तंग पड़ जाती हैं। एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेमेशन हमने पहले भी देखा था, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर। अब जब वो सूज जाती हैं तो वहाँ पर म्यूकस भी इकट्ठी हो जाती है और तंग हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल हो जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसके काजेज़ क्या हैं। डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी से ये लफ्ज़ लिया गया है। एलर्जी काजिंग एजेंट्स, वो एलर्जी काजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? खास तौर पे जैसे हम अपने इलाके की बात करते हैं, मुल्तान के हवाले से यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें नंबर 1 पर डस्ट आ जाती है, फिर उसके बाद स्मोक, धुआं कोई सा भी हो सकता है, ख़ास तौर पर सिगरेट स्मोक, और उसके बाद परफ्यूम। परफ्यूम ख़ास तौर पर जो ज़रा तेज़ होते हैं, ये परफ्यूम जो है जैसे ये पेशेंट सूंघता है या सांस के ज़रिए से उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, या कुछ इलाकों के अंदर पोलन, जैसे कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर फूल बहुत ज़्यादा हैं, पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर प्रॉब्लम जो है उन लोगों को पोलन्स का होता है, या पोलन्स की वजह से ये एस्थमा की प्रॉब्लम आती है। इसमें जो है सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारे डस्ट, स्मोक, परफ्यूम और पोलन्स ये कॉजेटिव एजेंट्स कहलाते हैं या एलर्जेंस कहलाते हैं, जो कि दमा का बायस बनते हैं। उसके बाद हम इसकी अलामात देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं। सिम्टम्स में एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरी से मुराद हम क्या लेंगे? मुख्तलिफ होता है। मसलन कुछ जैसे हमने ऊपर देखा, कुछ लोग डस्ट के लिए सेंसिटिव हैं, तो कुछ स्मोक के लिए, कुछ परफ्यूम के लिए, तो कुछ पोलन्स के लिए सेंसिटिव होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। उसमें अगर हम सिम्टम्स देखते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, बिल्कुल जैसे पीछे हमने सारे टॉपिक्स के अंदर पढ़ा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ आता है। नंबर 2 विजिंग, जिसमें विजलिंग साउंड होती है व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब हवा बाहर निकलती है, ये सांस बाहर आता है तो उस वक्त एक सीटी की सी आवाज़ आती है। कल हमने पढ़ा था कि शायद वो बच्चों के अंदर जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये प्रोमिनेंट होती है। नंबर 3 कफ, खांसी को हम कहेंगे। नंबर 4 चेस्ट टाइटनेस, सीने के ऊपर एक दबाव सा पड़ता है। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है? ट्रीटमेंट के लिए हम ऐसी मेडिसिन लेंगे जो यहाँ हमने पढ़ा नैरोइंग ऑफ द एयरवेज काज करती है। एयरवे जो हवा के जो रास्ता वो तंग हो जाता है, तो उसको तंगी से हमने खोलना है, यानी उसके जो इन्फ्लेमेशन हुई थी या वो तंग हो गई थी, वो तंग होना बंद हो जाएंगी। जब वो डायलेट करेगी तो बड़ी आसानी के साथ पेशेंट जो सांस ले सकेगा। उसके लिए इनहेलर्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आपने एक समरी के तौर पर हमने ये इसको चीज़ को ज़रूर याद रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया एज़मा कि एज़मा होता क्या है, फिर उसके बाद काजेटिव एजेंट या काजेस, फिर उसके बाद सिम्टम्स और सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। बाकायदगी के साथ इसको पढ़ते रहें, पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स के साथ साथ इसके आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर होते हैं। अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।